सबसे पहले फोर्स। तो जो हमने बचपन से डेफिनेशन पढ़ी है फोर्स की, वो ये है कि जो फोर्स है वो फोर्स एक इफेक्ट होता है। फोर्स इज आइदर अ पुश और अ पुल, है ना। तो पुश या पुल अगर हम करें किसी भी चीज़ को, तो दैट इज कॉल्ड कि वो फोर्स की वजह से ही हमने किसी चीज़ को पुश करा है या पुल करा है। फोर्स में भी डिफाइंड एज एन एजेंसी, ब्रैकेट में लिखा है अ पुश और अ पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। वो फोर्स जो होती है, फोर्स से हम किसी भी चीज़ का हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम उसकी चलती हुई चीज़ को रोक सकते हैं या रुकी हुई चीज़ को मोशन में ला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फोर्स, ये फोर्स होता है। उसके बाद देखिए इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, अ फोर्स हेलो, हाँ जी, हाँ जी भैया, मैं ना बाद में बात करूँगा, अभी थोड़ा बिजी था। हाँ जी, तो इसमें है अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस। जो फोर्स है वो 3 तरीके के चेंजेस तीन तरीके के चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। पहला है फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई बॉल है, वो धीरे 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 ग्राउंड पर लुढ़कती हुई जा रही है, और हमने क्या करा, हमने बड़ी तेज़ी से उस पर कोई बैट से या किसी हॉकी से उस पर स्ट्राइक करा। तो हमने क्या करा कि उसकी जो धीमी स्पीड थी हमने उसको तेज कर दिया। तो पहला जो इफेक्ट है वो है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने फोर्स की हेल्प से स्पीड चेंज कर दी ऑब्जेक्ट की। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं और हम बैटिंग कर रहे हैं, सामने से बॉलर ने बॉल फेंकी, तो बॉल हमारी तरफ आ रही है और फिर हमने बैट से ऐसे उसको घुमा दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पहले बॉल आ रही थी हमारी तरफ, अब जब हमने बैट से उस पर हिट कर दिया तो अब बॉल जा रही है दूसरी तरफ। तो इसमें क्या हुआ कि फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट की मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो दूसरा क्या हुआ, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दूसरा इफेक्ट हुआ। तीसरा इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप कैसे चेंज करी जा सकती है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि हम टेनिस खेल रहे हैं, तो टेनिस की जो बॉल होती है, टेनिस की बॉल में एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो थोड़ी सी दबती है। जब उस पर हम हिट करते हैं तो वो थोड़ी सी दबती है, क्योंकि अंदर से हॉलो होती है, खोखली होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें ऐसा होता है कि जब हमने टेनिस के रैकेट से उस पर हिट करा, तो हिट करने पर जिस इंस्टेंट पर हम हिट करते हैं तो हमने बड़ी ताकत से उस पर हिट करा है, तो उस इंस्टेंट पर अगर पॉज लगा दिया जाए, अगर रोक कर देखा जाए, तो बॉल थोड़ा सा दबती है। तो उस टाइम के लिए आपने क्या करा, उस टाइम के लिए आप बॉल की डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहे हैं, लेकिन उस टाइम के लिए उसकी शेप भी चेंज हो रही है, थोड़ी सी देर के लिए वो दब रही है, ठीक। हमने आटा लिया, हम आटा गूंद रहे हैं, तो आटा गूंद रहे हैं तो आटे को पहले हमने फैला दिया, ठीक। फिर हमने क्या करा, फिर हमने उसको और समेट के छोटा कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम फोर्स लगा रहे हैं और हम उसकी शेप चेंज कर रहे हैं। फिर हमने रोटी बनाने के लिए उसको बेलना शुरू करा, तो जो चीज़ मोटी थी हमने उसको फैलाकर पतला कर दिया, ठीक है। तो ये फोर्स ही तो है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, ये समझने के लिए अगला जो टॉपिक है अरिस्टोटल्स फॉलेसी। ये 1 मिनट रुकिए, ये कॉल अर्जेंट है मेरे लिए, 1 मिनट रुकिए आप। ये लेके चला ऐसे ऐसे तो 4,370
स्पीड टाइम होता है, ठीक है, और स्पीड पता है कि स्पीड ऑफ साउंड पता चल गई, टाइम पता चल गया, तो उसे डिस्टेंस निकल जाएगा। चलिए जी अगला टॉपिक देखेंगे अरिस्टोटल्स फॉलेसी। ठीक है, ये समझने के लिए सिर्फ फोर्स का इफेक्ट समझने के लिए, डायरेक्टली ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। समझते हैं क्या है। अरिस्टोटल असर्टेड दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अरिस्टोटल ने ये बताया कि किसी भी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट है वो नेचुरल स्टेट क्या है, रेस्ट की। तो कोई भी बॉडी नेचुरली किस स्टेट में मिलेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में, मतलब रेस्ट में बैठी रहेगी, चलेगी नहीं कोई भी बॉडी। फिर उसने बोला एवरी बॉडी इन मोशन टेंड्स टू स्लो डाउन एंड कम्स टू रेस्ट। एवरी बॉडी इन मोशन टेंड्स टू स्लो डाउन। तो कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसकी टेंडेंसी होगी कि वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाए और धीरे धीरे स्लो होकर फाइनली वो रेस्ट में आ जाए। अच्छा, सेकंड है एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स मोशन। किसी भी बॉडी के मोशन को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। हमें भी पता है, हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं अगर तो हमें उस पर एक्सटर्नली हमें पेडल्स मारने पड़ेंगे, लगातार हमको उसको चलाना पड़ेगा, तभी वो चलती रहेगी, नहीं तो वो रेस्ट में आ जाएगी। तो एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ कार्ट ऑन अ रोड हैज़ टू बी कॉन्स्टेंटली पुश्ड टू कीप इट इन मोशन। कार्ट का मतलब होता है वो जो बैलगाड़ी वाला जो होता है, ठीक है। तो उस पर कंसिस्टेंटली हमको उसको पुश करना है या पुल करना है, तभी वो चलती रहेगी, नहीं तो वो फाइनली रुक जाएगी। From such observations, Aristotle concluded, क्या conclusion था उसका? An external force is necessary to keep a body moving with uniform velocity. This law is known as Aristotelian law of motion. कि किसी भी बॉडी को मूवमेंट में रखने के लिए एक कांस्टेंट फोर्स की ज़रूरत होती है कि हम लगातार वो फोर्स लगाते रहें। However, Aristotle's views were proved wrong by Galileo. It was observed that external forces were necessary to counter the opposing forces of friction to keep bodies in uniform motion। ठीक है, तो गैलीलियो ने दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करी। अरिस्टोटल ने ये कहा था कि कोई भी बॉडी है उसको मोशन में मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है, लगातार आपको एक फोर्स लगाते रहना पड़ेगा उसमें। ठीक है, वहीं गैलीलियो ने बताई यही चीज़, लेकिन दूसरे तरीके से बताई। उसने बोला कि जो हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं वो जो आपका फ्रिक्शन वाला फोर्स है, फ्रिक्शन वाले फोर्स को ओवरकम करने के लिए वो फोर्स हमको कंसिस्टेंटली लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था। तो देखिएगा गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन ये था, तो उसके हिसाब से गैलीलियो ने अपना लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है? कोई बॉडी है उसकी करंट स्टेट या करंट स्टेट इनर्शिया का मतलब क्या है कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन उसकी करंट स्टेट हो गई। ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। तो जो बॉडी की करंट स्टेट होती है उसको हम बॉडी का इनर्शिया बोल देते हैं कि वो बॉडी का इनर्शिया है, और बॉडी उस इनर्शिया को ही मेंटेन रखना चाहती है। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए। अब देखिएगा, it was Galileo who first asserted that objects move with constant speed when no external forces act on them on the basis of following simple experiments। देखिए इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? It was Galileo who first asserted that objects move with constant speed when no external forces act on them। मतलब अगर मान लीजिए हमने किसी बॉल को लिया और हमने उस बॉल को ऐसे फेंक दिया, ठीक है,
और उसकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि वो मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल जा रही है, तो वो चलती ही रहेगी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, रुकेगी नहीं वो, ठीक है। कब? अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हम कहेंगे नहीं, हम तो देखते हैं कि वो रुक जाती है। तो गैलीलियो ने वही बताया कि वो रुकती है किसकी वजह से, कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको भी उसने एक्सटर्नल फोर्स बोल दिया, ठीक है। अच्छा, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे। तो ये देखिएगा, ये क्या है, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट विद सिंपल इंक्लाइंड प्लेन। तो सिंपल इंक्लाइंड प्लेन में उसने क्या एक्सपेरिमेंट करा, वो देखिएगा। दो पार्ट्स में समझाया है इस चीज़ को, ए और बी। तो फर्स्ट है उसमें, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस। तो गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व करा, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा होता है, ठीक है, मूव्स डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस। बिल्कुल सही है, हमने भी देखा है। अगर कहीं ढलान है, हम साइकिल चला रहे हैं, तो हम पेडल लगाना छोड़ देते हैं, हमें पता है कि साइकिल अपने आप भागती चली जाएगी। ये गैलीलियो ने ऑब्जर्व कर लिया। दूसरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन इट्स स्पीड डिक्रीजेस। हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं और अचानक से कोई इंक्लाइंड प्लेन आ जाए और तब हम पेडल लगाना छोड़ दें, मतलब साइकिल चलाना छोड़ दें उसी टाइम, तो क्या होगा कि धीरे 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 साइकिल की स्पीड कम होती जाएगी, अल्टीमेटली वो रुक जाएगी। तो अगर कोई भी चीज़ डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन नीचे आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और कोई भी चीज़ अगर अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा, फ्रॉम द अबव टू ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द प्लेन स्लोप्स नाइदर अपवर्ड नॉर डाउनवर्ड्स देयर शुड बी नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने ये आर्ग्यू करा कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो ना तो ऊपर की तरफ जाती है और ना नीचे की तरफ आती है, ठीक है, नाइदर इंक्लाइंड प्लेन नॉर डिक्लाइंड प्लेन, तो तब वो क्या करेगी, ना तो वहाँ पर स्पीड डिक्रीज होगी, यानी कि ना तो रिटार्डेशन होगा, और ना ही स्पीड इंक्रीज होगी, ना ही एक्सेलरेशन होगा। तो ना एक्सेलरेशन ना रिटार्डेशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो अभी तक फ्रिक्शन की बात करी नहीं थी कि एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करा जाए, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि फ्रिक्शन, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर 3 डायग्राम्स बनाकर समझा रखा है पेज नंबर 2 पर, ठीक है। ये मैं बनाकर दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। इसमें क्या है, ये बॉल अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, बॉल अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, लिखा है डिक्रीजिंग स्पीड। और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, यानी कि सीधे सीधे बॉल ऐसे चल रही है, तो कांस्टेंट स्पीड, यानी कि उसकी कांस्टेंट स्पीड रहने वाली है, यूनिफॉर्म स्पीड रहने वाली है। समझ गए, चले आगे, ठीक है। चलिए अब पेज नंबर 3 पर आइए। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट्स ऑन 2 इंक्लाइंड प्लेन्स कंबाइंड टुगेदर। अब गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उसने क्या करा कि 2 इंक्लाइंड प्लेन्स को उसने कंबाइन कर दिया। कंबाइन कैसे करा वो देखिएगा। गैलीलियो थॉट ऑफ एन इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट 2 इंक्लाइंड प्लेन्स आर अरेंज्ड फेसिंग ईच अदर। तो 2 इंक्लाइंड प्लेन्स को इसने एक दूसरे को फेस करते हुए बना दिया। तो एक तो ऐसा बनाया है, ऐसे बनाया कि यहाँ से एक बॉल इधर से आती है नीचे, तो इधर है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इधर है फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर उन्होंने बोला, अब 3 डायग्राम्स हैं, तो पहले डायग्राम की बात कर रहे हैं, उसको फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करा है, पेज नंबर 3 पर है। When an object rolls down one of the inclined planes, it climbs up the other. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आता है
ठीक है, रोल्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, इट क्लाइम्स अप द अदर, तो दूसरे प्लेन पर वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे इसकी स्पीड इतनी डेवलप हो जाती है कि ये ऊपर जो है चढ़ने लगता है। तो अब आप ये देखिएगा, इट ऑलमोस्ट रीचेज द सेम हाइट बट नॉट कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो होना क्या चाहिए कि जितनी हाइट से ये नीचे गिरा है फिर इसको उतनी ही हाइट तक ऊपर भी जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि यहाँ तक तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही थी, फिर यहाँ से यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो गई बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी स्पीड वो नहीं रही जितनी स्पीड से वो नीचे आया था। अगर उतनी ही स्पीड रहती, सेम यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन रहती, तो वो इतनी ही हाइट पर पहुँच जाता जितनी हाइट से वो गिरा था। और सर ऊपर चढ़ते हुए भी कम ऊपर चढ़ते हुए भी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी हाइट से वो नीचे गिरा था फ्रिक्शन की वजह से उतनी हाइट तक वो ऊपर नहीं पहुँच पाएगा। वही लिखा है यहाँ पर, इट ऑलमोस्ट रीचेज द सेम हाइट बट नॉट कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। इफ द फ्रिक्शन वर एब्सेंट द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव रीच्ड द सेम हाइट एज इनिशियल हाइट। तो जैसी इनिशियल हाइट थी उतनी ही हाइट पर वो पहुँच जाएगा। सेकंड है, when the slope of the upward inclined plane is decreased, the object has to travel a longer distance to reach the maximum height as shown in figure second। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर उसका दूसरे वाले प्लेन का अगर स्लोप जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए, देखिए क्या करा सेकंड फिगर में, ये इधर वाला स्लोप सेम रखा, ये डिस्टेंस भी सेम रखा, लेकिन ये जो इतना स्लोप है इसको बढ़ाकर थोड़ा और बड़ा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर ज़्यादा ये जो है ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया हमने, इसको स्लोप को थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि when the slope of the upward inclined plane is decreased, तो जब इस स्लोप को हमने थोड़ा और डिक्रीज कर दिया तो ऑब्जेक्ट हैज़ टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो उसको वापस उसी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो भी वो मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। ये दूसरा केस था, इसका एक्सपेरिमेंट था, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स थे। अच्छा, तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या था कि फ्रॉम द अबव टू ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो आर्ग्यूड दैट if the second plane is made horizontal, the object will have to travel an infinite distance to reach the same height. This is possible only if the object moves forever with uniform velocity on the horizontal surface। ठीक है, ये तो समझ में आई है कि जब आपने उसका स्लोप ही ख़त्म कर दिया, यानी कि जब आपने उसको बिल्कुल प्लेन ही बना दिया, जब आपने उसको बिल्कुल प्लेन बना दिया तो बॉल यहाँ से आई, यहाँ से आने के बाद बॉल इस तरफ पहुँची, फिर चलते 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 उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इसी सेम हाइट तक पहुँचने के लिए। तो हमको मालूम है कि वो सेम हाइट तक नहीं पहुँच पाएगा, यानी कि द ऑब्जेक्ट हैज़ टू मूव फॉर एवर, उसको चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। वो चलते ही रहेगा तब भी पहुँच नहीं पाएगा वहाँ तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने स्लोप तो डिक्रीज ही कर दिया, तो हाइट कहाँ से लेगा, वो पहुँच ही नहीं पाएगा ऊपर, ठीक है। चलिए जी, ये गैलीलियो के 3 ऑब्जर्वेशंस थे। उसके बाद देखिएगा, तो इसमें आप देख लीजिए कि चाहे गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन हो चाहे अरिस्टोटल के ऑब्जर्वेशन हो, इन पर क्वेश्चन नहीं बनता है, इन पर कोई चीज़ वो पूछे ना तो कोई डेरिवेशन है ना कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कुछ पूछते नहीं थे। ये उनके इनिशियल ऑब्जर्वेशंस थे जब वो मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो मोशन के बारे में 2 लोगों ने काफ़ी स्टडी करा, अरिस्टोटल ने शुरुआत में, फिर गैलीलियो ने, बाद में न्यूटन भी आया तो न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन दिए, वो सिलेबस में है जो डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं एग्जाम, वो करेंगे आगे। खैर, पेज नंबर 4 पर आइए। फ्रॉम दी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गैलीलियो फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने एक लॉ ऑफ इनर्शिया बनाया, इन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से उसने एक लॉ ऑफ इनर्शिया बनाया। क्या? A body moving with a certain speed along a straight path will continue to move with the same speed along the same straight path in the absence of external forces। तो external forces की absence में एक बॉडी जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती रहेगी। आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स क्या, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो एक जो ऑब्जेक्ट है या एक जो बॉडी है जो चल रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो चलती ही रहेगी, वो कभी रुकेगी। ये क्लियर है? ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आ जाइए जी इनर्शिया पर। अगला जो टॉपिक है इनर्शिया पर आ जाइए। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाई इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या होती है? किसी भी बॉडी की
मटेरियल बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के चलते वो अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है उसको खुद से चेंज नहीं कर सकती, तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, ये बॉडी के अंदर की है कोई एक प्रॉपर्टी कि बॉडी अगर मोशन में है तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी रेस्ट में रहेगी रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना अप्लाई करी जाए। तो ये जो इंटरनल जो फोर्स होती है, इंटरनल जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, उसको हम बोल देते हैं इनर्शिया। क्लियर है? चलिए जी आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों स्टडी करते हैं। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जब हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो एक बॉडी की टेंडेंसी, बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाहे तो ये बॉडी की टेंडेंसी हो गई रेस्ट में रहने वाली, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि हम सब बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, और बस रेस्ट में है, हम भी सब रेस्ट में हो गए। तो अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने दौड़ना शुरू करा, आप बस को छोड़ो, चलो हमने दौड़ना शुरू करा, तो जब हम दौड़ रहे हैं ना तो जो हमारी स्पीड है हमारे जूते की भी वही स्पीड है। उसका रीज़न क्या है कि जो जूता है ना वो बॉडी के साथ में, वो पैर के साथ में चिपका हुआ है, वो पैर के साथ में चिपका हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मेरा जूता इतनी स्पीड से दौड़ रहा है तो मैं कितनी स्पीड से दौड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। मैं इतनी स्पीड से दौड़ रहा हूँ तो मेरी शर्ट कितनी स्पीड से दौड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है वो हमारी बॉडी के सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरीके से जब हम बस में बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी के जो हिस्से बस के कॉन्टैक्ट में हैं वो सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बस की सीट पर बैठे हुए हैं तो हमने ये कहा कि हमारी जो बैक है, जो पूरी पीठ है, वो पीछे जो सीट पर हम टेक लगाते हैं तो उस पर वो चिपकी हुई है। हमारी जो पीठ है वो सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। जो हमारे हिप्स हैं, जो हमारी थाइज़ का बैक पोर्शन है, वो भी पूरा का पूरा सिस्टम का हिस्सा है, और जो हमारे पैर हैं वो भी ज़मीन पर टिके हुए हैं, ठीक है, तो वो भी पूरा का पूरा सिस्टम का हिस्सा है। अब दिक्कत किस चीज़ में हो रही है, कंधों में, कंधे खुले हुए हैं, कंधे खुले में, सर खुला हुआ है, हवा में, ठीक है, कंधे चिपके हुए नहीं है सीट के साथ, और सर भी सीट के साथ चिपकी हुई नहीं है। तो सर खुला हुआ है और कंधे खुले हुए हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ तक, बस यहाँ तक आप मान लीजिए कि यहाँ तक हम जो उसकी चेयर है बस की, उस पर हम इतनी चिपक कर बैठे हुए हैं। अब बस अचानक से चल पड़ती है तो हमारी जो बॉडी का पार्ट है जो बस के साथ जुड़ा हुआ है उसने तो चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बस के सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जो पोर्शन खुला हुआ था, ठीक है, जैसे हमारा सर था और हमारा कंधा था, तो ये जो हिस्से हैं कि पीछे ही रह गए और बॉडी निकल गई आगे, समझ गए। क्योंकि जो नीचे की बॉडी है जो चिपकी हुई है बस के साथ में, वो बॉडी तो निकल गई आगे और हमारा सर रह गया पीछे, ठीक है। अब क्योंकि सर तो गर्दन के थ्रू जुड़ा हुआ है ना नीचे की बॉडी में, तो जैसे ही हम ऐसे हुए तो हमको ऐसे पीछे की तरफ बैकवर्ड जर्क लगता है, तो जैसे ही हम आगे हुए तो क्योंकि सर बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है तो बॉडी सर को आगे खींच लेगी। तो इस वजह से होता क्या है कि हमको जब भी कोई बस सडनली स्टार्ट होती है तो हमें जर्क लगता है पीछे की तरफ। बस तो आगे की तरफ जा रही है, हमें जर्क लगता है ऐसे पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्यों लग रहा है जर्क, कि हमारी बॉडी तो चल पड़ी आगे लेकिन सर वहीं रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सर है वो अभी किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में नहीं था, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी था, ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी था। तो इट वाज इन रेस्ट एंड इट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, क्योंकि उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में ही रहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी एक इंडिपेंडेंट बॉडी हूँ। फिर क्या होता है कि नीचे की बॉडी क्योंकि जुड़ी हुई है, वो बस का सिस्टम बन चुकी है, उसने हमको खींच लिया। तो जब उसने हमको खींच लिया तो हमारा सर भी हमारी बॉडी के साथ आ जाएगा। तो वो 1 सेकंड का झटका लगता है, उसके बाद फिर सीधे सीधे बॉडी पूरी की पूरी बॉडी जो है बस के सिस्टम का पार्ट बन जाती है, ठीक है। बस चल रही है, उसका जंप करते हैं, हाँ, तो हम पीछे थोड़े ज़्यादा आगे रहते हैं, लेकिन अगर बस चलती है, हाँ, हम उसको जंप करते हैं। अच्छा मतलब बस से उतरना चाह रहे हैं, नहीं, बस के अंदर ही बैठे हैं, हाँ, बस के उसके अंदर ही जंप करें, हाँ हाँ, लेकिन उसी पॉइंट में नीचे आते हैं जहाँ जंप किया, हम पीछे नहीं रहते। हम बस बॉडी मोशन होते हैं अच्छा, अब नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप जंप करेंगे ना तो वो जंप आपने कितनी देर तक के लिए करा, कितना ऊंचा जंप करा, उस पर डिपेंड करता है।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत ऊंचा जंप करा। देखिए ऐसा हमारे हाथ में नहीं है कि हम हवा में कितनी देर रुक सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमने अपने पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखे हैं और हम सीधा जंप करते हैं तो इसका मतलब हमारे जो फुट है और जो बस का फ्लोर है उसमें गैप कम है, उसमें गैप कम है। हमने इतना जंप करा या इतना जंप करा और हम वापस आ गए। अब हमने क्या करा कि हम उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा कि जंप भी करा और जंप करने के साथ हमने पैरों को मोड़ भी लिया। तो अब टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, तो अब ऐसे में ज़रूर हम पीछे जाकर गिरेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी देर के लिए अगर हम जंप करेंगे तो उसमें है क्या कि हमारी बॉडी भी उस स्पीड में थी, बॉडी रेस्ट में तो नहीं थी, बॉडी कुछ स्पीड में थी। आप ये कह रहे हैं कि बस को आगे निकल जाना चाहिए और हमें पीछे गिरना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी कुछ स्पीड में थी, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी। अब हमने जंप करा तो बस तो 40 की स्पीड से चली रही है, तो बस आगे चली जानी चाहिए। लेकिन जो बॉडी है ना, बॉडी की स्पीड जब हम हवा में आ गए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर पर आवर घटी होगी बस, या 0.5 किलोमीटर पर आवर घटी होगी। तो हमको हल्का सा झटका तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम यहीं पर जंप करें तो हम कंफर्टेबली खड़े हो गए, बस में जंप करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस हमारा बिगड़ेगा, लेकिन बॉडी बैलेंस बना लेंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा ऊंचे उछल गए बस के अंदर तो फिर हम पक्का गिरेंगे पीछे जाकर। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों को वापस बस के सरफेस पर टच करने में फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो हम पक्का गिरेंगे। मतलब कोई भी चीज़ ले लें उसको हाँ। बस में यहाँ पे ऐसे फेंक दें, बस हाँ छोड़ तो दो, पीछे नहीं पीछे नहीं जाएगी। अभी मैं वही चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ को फेंक दिया तो ऐसा क्या है कि इसमें क्या हुआ कि जैसे हमने होल्ड कर रखा उस चीज़ को हमने होल्ड कर रखा और होल्ड करके हमने यहीं पर छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो क्या होगा कि वो एग्जैक्टली आप चाहोगे आपने जिस जगह पर उसको करा था वो वहीं पर गिरेगी, तो वो वहाँ पर ही गिरेगी। उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें, वो पूरा का पूरा उस सिस्टम का ही पार्ट है, उसमें से हम बाहर नहीं हुए। वो क्या थी, वो पूरी की पूरी क्या थी, वो पहले भी हवा में थी, और वो थ्रू आउट द मोशन वो हवा में ही रही, ठीक है। तो वो हवा से हवा में ही रही है, नीचे जब स्ट्राइक करिए तो हल्का बहुत खिसक जाएगी बस, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ कि हम पहले सरफेस पर थे और अब हम हवा में आ गए, ठीक है। तो हमने क्या करा उस केस में हमने ये देखा, बॉल वाले केस में या नोटबुक वाले केस में, कि नोटबुक पहले भी हवा में थी, अब आपने उसको छोड़ दिया, वो अब भी हवा में ही है, तो वो इसलिए नॉर्मली बिहेव करेगी, वो ऐसे ही गिरेगी। यही सेम चीज़ अगर हम खिड़की के बाहर पेन छोड़ें तब वो पीछे चला जाएगा, वो पीछे इस वजह से चला जाएगा क्योंकि बस निकल गई है आगे, हम तो अभी बस के अंदर ही हैं। तो हमने जो पोजीशन है, पोजीशन को चेंज नहीं करा, वो हवा में थी, हवा में ही रहने दिया। हाँ, जब हम जंप कर रहे हैं तब बात अलग है, हम पहले फ्लोर को टच कर रहे थे, अब हम थोड़ी देर हवा में आ गए, फिर हम वापस फ्लोर को टच कर रहे हैं, तो हमने चेंज ऑफ पोजीशन करा है। ये अंतर जो है, समझ गए। चलिए जी, और एक और एग्जांपल इसका बताता हूँ कि जैसे ये तो पता ही होगा वैसे कि अगर मान लीजिए कि दो बस हैं, दोनों 40 की स्पीड पर चल रही हैं, ठीक है। तो इधर वाली खिड़की और इधर वाली खिड़की अभी पैरेलली चल रही है क्योंकि दोनों की स्पीड से, इधर से किसी ने बॉल फेंकी तो वो वापस आराम से चली जाएगी उसमें, है ना। और अगर क्या है कि उसी इंस्टेंट पर उसने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाई तो आपने तो तीसरी खिड़की में बॉल फेंकनी चाहिए थी, वो गई चौथी खिड़की में। वो समझ गए ना, वो तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया कि हमें जर्क पीछे की तरफ क्यों लगता है कि यही है यहाँ पर। व्हेन द बस मूव्स द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी बिगिंस टू मूव अलोंग विद द बस व्हाइल द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। दैट इज़ वाई अ पर्सन फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स। जब बस स्टार्ट होती है तो कोई भी पर्सन जो है पीछे की तरफ होता है। क्लियर है? अच्छा, अब इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये है कि अब बस ना चल रही है तो हमारी पूरी बॉडी भी बस के साथ चल रही है, और हेड भी चल रहा है और कंधे भी चल रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है क्योंकि बस के साथ जुड़े हुए नहीं है, ये बस के साथ जुड़े हुए नहीं है। अब क्या होता है, अब हमने अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो जब हमने ब्रेक लगाए तो हमने ब्रेक किस में लगाए, हमने बस में ब्रेक लगाए, तो बस के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो चिपकी हुई हैं, ठीक है, वो तो अचानक से रुक जाएंगी। लेकिन जो सर है वो इंडिपेंडेंट बॉडी था, तो वो अपनी स्पीड में चले जा रहा था, वो उतनी ही स्पीड में रहना चाहता है, ठीक है। तो वो उतनी स्पीड में रहना चाहता है तो वो ऐसे आगे की तरफ जाएगा सर। लेकिन अगेन फिर वही है कि बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बॉडी पीछे रुक चुकी है, तो बॉडी उसको पीछे खींचेगी। तो वो 1 सेकंड का जो जर्क लगता है वो इसीलिए लगता है कि जो हेड था वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम कर रहा था, वो बस के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, वो हवा में था। तो वो क्या होगा कि वो आगे की तरफ जाएगा
और जब वो आगे की तरफ जाएगा, और ये आपने वैसे भी मेट्रो में भी देखा होगा, मेट्रो में वो होते हैं ना वो हैंडल जो लटके रहते हैं, तो वो जो हिस्सा लटका हुआ है, जैसे ही मेट्रो में ब्रेक लगता है तो वो सारे के सारे हैंडल एकदम से आगे जाते हैं, फिर एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि वो पोल के साथ चिपके हुए हैं। और जो ओपन जो हैंगिंग पोर्शन था उसका वो हवा में था, वो ऐसे ही था, तो वो 1 सेकंड के लिए आगे जाता है, फिर वापस अपनी पोजीशन में आता है। ठीक है, इससे तो पूरा घर जाग जाता होगा। चलिए जी, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to remain in its state of uniform motion in a straight line is called inertia of motion. Example, when a moving bus suddenly stops, a person sitting in it falls forward. Explanation, as the bus stops, the lower part of his body comes to rest along with the bus, while the upper part of his body continues to remain in motion due to inertia and falls forward. अच्छा, एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कुछ बच्चों ने पूरा हमारे साथ कंप्लीट करा था, कुछ ने नहीं करा था। मोशन इन अ प्लेन का आपका टेस्ट लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा, आपको क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स बता दूंगा, वो टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके आने हैं, उसी का मैं टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो मैं 4-5 दिन का टाइम आपको दे दूँगा, मैं 1-2 दिन में आपको बताने वाला हूँ कि कब टेस्ट लेना है और क्या क्या टॉपिक्स होंगे। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की ना मैं एक्स्ट्रा क्लास में मुझे आज भी लेनी थी, लेकिन वो लाइट की प्रॉब्लम हमारे यहाँ चल रही थी। ये भी देखना शायद रेड लाइट जल रही है, हाँ रेड लाइट जल रही है, लिंक हो रही है ना, लाइट आ रही है, तो लाइट आ नहीं रही थी, 2 बजे के करीब ही आई है। तो हम एक काम करेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को रिवाइज करना है, तो हमने ना इक्वेशंस ऑफ मोशन से मैं स्टार्ट करूँगा रिवाइज करवाना, उससे पहले तक का हमने कर लिया था। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम करेंगे रिवाइज करना स्टार्ट, और फिर उसके बाद में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का टेस्ट करेंगे। लॉज ऑफ मोशन सभी बच्चे आज ही स्टार्ट कराएं, तो साथ साथ ही करते रहना। ठीक है, और मोर और लेस आपके 3 तारीख से स्कूल सबके खुल ही रहे, तुम्हारे अलग है सिस्टम। चलिए जी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी देखो जरा। डायरेक्शन में ऐसा है कि अगर कोई बॉडी किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना अप्लाई करा जाए। हम बस में जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो बॉडी का वो पोर्शन जो बस की सीट के साथ चिपका हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिधर बस मुड़ेगी वो मुड़ जाएगा आराम से, लेकिन जो खुला पोर्शन है उसको दिक्कत होगी। तो अभी बस वाले को एकदम से उसने शार्प टर्न लिया, उसको भूल गया कि मेरे को टर्न लेना था, तो स्लो डाउन नहीं करी, उसने एकदम से शार्प टर्न ले लिया लेफ्ट में। तो जैसे ही बस ऐसे सीधे जा रही थी, उसने अचानक से ऐसे लेफ्ट में टर्न ले लिया। तो जब बस अचानक से लेफ्ट में टर्न लेगी तो होगा क्या, बस तो मुड़ गई एकदम लेफ्ट में। ठीक है, हमारा जो लोअर पोर्शन था बॉडी का वो भी लेफ्ट में मुड़ गया है, जो अपर पोर्शन था ये कह रहा नहीं सीधा ही चल रहा था। ठीक है, तो बस तो ऐसे हो गई। अब ये वाला जो पोर्शन था ये जाना चाह रहा था इधर ही, ठीक है, तो ये इधर इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था और बस इधर मुड़ गई। तो जब बस इधर मुड़ी है तो हमारी बॉडी को तो कंपेल कर दिया गया ना कि ऐसे हो जाओ, तो इसीलिए हमने वो आगे वाली सीट का पोल भी पकड़ रखा है हमने, तो इसलिए हम इस साइड को, राइट साइड को गिरते हैं। समझ गए? फिर नहीं समझे? हाँ है ना? अच्छा, अरे नहीं, वो उसका हाँ बोलने का स्टाइल अलग था, वो कह रहा था हाँ, है ना, तो इस वजह से तो उल्टा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उल्टा है कि अगर रुकी हुई बस ने अचानक से आगे चलना शुरू करा तो हमको झटका कहाँ लगता है, पीछे। अगर आगे चलती हुई बस ने अचानक रुकी तो हमको झटका कहाँ लगता है, आगे। अगर बस अचानक से लेफ्ट में मुड़ी तो हमें कहाँ झुकेंगे, हम राइट साइड में। अगर बस जो है वो राइट में मुड़ी तो हम लेफ्ट में झुक जाएंगे। ठीक है, तो ये इनर्शिया का चक्कर है कि जो भी चीज़ जिस डायरेक्शन में चेंज होती है ना, लेफ्ट में मुड़ गए तो राइट में गिरेंगे, राइट में मुड़ गई तो लेफ्ट में गिरेंगे। आगे चली गई तो पीछे को झटका लगेगा, ठीक है, और आगे से रुक गई तो आगे को झटका लगेगा। मतलब अचानक अगर रुकी तो आगे को झटका लगेगा। अब बताओ क्या पूछ रहे हैं? कौन सी? लाइटनिंग वाली? हाँ बताओ ना क्या। हाँ, कहाँ पे गिरी है? अच्छा, आज सुबह कहाँ पर गिरी है? हाँ सर। अच्छा, तो सर अगर आपको लाइटनिंग दिखी तो सर 3 सेकंड के बाद आपको आवाज़ आता है, तो सर मैं जैसे इस स्पीड टाइम वाला करेंगे ना, तो नहीं ऊपर अच्छा, 993 मीटर आ रहा है।
993 मीटर्स वहाँ पे तो बता रहा था यहीं गिरी है तो रिवर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अलग चीज़ है। मतलब सही डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम के बारे में। अरे वो Speed डिस्टेंस इज upon इक्वल time. टू स्पीड इनटू टाइम तो तुम लगा रहे हो, लेकिन पता है वो डिस्टेंस कौन सा लगाना चाहिए। जब हमको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है तो बिजली चमकी, वो हमको दिखाई दी, तो बिजली जो चमकी है उसको हम तक आने में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, और कौन से क्लाउड पर चमकी है बिजली, क्लाउड पर चमकी है, ज़मीन पर तो कहीं चमकी नहीं, ठीक है। तो वो क्लाउड पर चमकी और वहाँ से हमारी आंखों तक पहुँचने में उसको कुछ टाइम लगा, तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वो ऐसा होता है, पलक झपकते एकदम दिखाई देंगे, ठीक, लेकिन उसमें कुछ तो टाइम लगा है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो बिजली की गड़गड़ाहट जो हमको सुनाई दी है वो सुनाई देगी 331 मीटर पर सेकंड। 31 यही होता है ना, वो 331 और वो 3 × 10⁸, हाँ वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो वो उतनी स्पीड से हमको सुनाई देगी कि, तो हम ये करेंगे कि वो ये पता चलेगा कि क्लाउड से हमारे कानों तक आवाज़ कितनी देर में आ रही है, ये नहीं कि वो कहाँ गिरी है वहाँ से हमारे कानों तक आवाज़ आ रही है। वो जब स्ट्राइक करी अगर मान लो कहीं ज़मीन पर, है ना, भगवान न करे कि कहीं पर गिरे, किसी भी जगह पर गिरे, वो ज़मीन को भी ख़राब कर देती है बिजली, जहाँ भी गिरती है। तो आप ये कहिएगा कि जहाँ पर भी वो गिरती है ना, तो वहाँ से और हमारे कानों तक आने में उतना टाइम, तो वो कैलकुलेशन वो वाली नहीं है कि जो वहाँ से हमारे कानों तक आ रही है, वो स्पेस में जहाँ पर वो कड़की है क्लाउड में, वहाँ से हमारे कानों तक आवाज़ है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो दुहाई में गिरी है या वो रिवर राइट पर गिर गई या मोर्टा गांव में गिर गई, वो नहीं है, ठीक है। चलिए जी, इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।